नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार विद अरुण कुमार में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी सीरीज चल रही है कुंडली कैसे देखें। पिछले वीडियो में हमने कुंडली के बारे में 12 भावों के बारे में जाना था और आज से हम शुरू कर रहे हैं राशियां, उनके स्वामी और ग्रहों के बारे में। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए अभी बिना देर किए हम ज्योतिष में जो कुंडली होती है उसको और उसकी राशियों को समझते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में कुल 12 राशियां होती हैं और आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि राशियां 12 ही क्यों होती हैं। तो इसका जवाब है कि पृथ्वी से आकाश मंडल को देखने पर यह 360 डिग्री का एक गोला प्रतीत होता है। आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अगर आप ये लेंगे कैलकुलेशन को तो ये 360 डिग्री का कैलकुलेशन होता है। तो ये एक 360 डिग्री का एक गोला प्रतीत होता है जिसे ज्योतिष की भाषा में बचक्र कहते हैं और हिंदू ज्योतिष का जो मुख्य आधार है यही बचक्र है। इस 360 डिग्री के बचक्र को 30-30 डिग्री के बराबर भावों में बांटा गया है, तो 12 भाग ही बचक्र राशियां आएंगे। ये 360 डिग्री का है, आपने 30 डिग्री इसको डाल दिया, 30 डिग्री इसको डाल दिया, 30 डिग्री इसको डाल दिया, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, इधर 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये टोटल 30 डिग्री के हिसाब से 12 जो भाव हैं और 12 जो राशियां हैं, एक एक राशि को 30-30 डिग्री के अंदर हम लोगों ने बांटा हुआ है, तो उससे 360 डिग्री ये हो जाएगा। बचक्र को 12 राशियों में और 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग अपने आप में एक आकृति बनाता है और इसी आकृति के आधार पर उस राशि का नाम रखा गया है। आपको आकृति के बारे में मैं बताऊंगा कि उसको किस तरह की आकृति बनती है प्रत्येक राशि की, और उसी वजह से उसका जो क्या नाम है वो आए। तो नाम के अनुरूप सभी राशियों का अपना अपना अलग महत्व होता है, जो कि इस प्रकार रहेगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो और राशियां और उनके स्वामी ग्रह इस प्रकार होते हैं। जैसे मेष राशि है, मेष राशि जो है इसका जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल। उसी तरह से वृष राशि है, इसका जो स्वामी है वो है शुक्र। वापस तीसरी राशि आती है, उसका मिथुन राशि का स्वामी है बुध ग्रह। बाद में आती है कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी जो है वो है चंद्र। इसके बाद में सिंह राशि आती है, सिंह राशि का जो स्वामी है वो है सूर्य। बाद में कन्या राशि आती है जिसका स्वामी आता है बुध। उसके बाद में 7वीं राशि जो आती है वो तुला राशि आती है, तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र। बाद में वृश्चिक राशि आती है, वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो वापस मंगल आता है। उसके बाद में धनु राशि आती है, धनु राशि का जो स्वामी आता है वो होता है बृहस्पति। उसके बाद में मकर राशि आती है, 10 नंबर की राशि, उसका स्वामी होता है शनि। कुंभ राशि, उसका भी स्वामी शनि, और मीन राशि उसका स्वामी बृहस्पति। आपने देखा है कि जो मेष राशि है उसका स्वामी भी मंगल है और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। तो मंगल जो ग्रह है उसको 2 राशियां प्राप्त है। उसी तरह से वृषभ राशि और तुला राशि, ये 2 राशियां का जो स्वामी है वो शुक्र है, तो शुक्र को भी 2 राशियां इस पूरे बचक्र में उनको प्राप्त है। इसी तरह से बुध ग्रह को मिथुन राशि और कन्या राशि, इनको भी 2 राशि प्राप्त है। चंद्रमा को 1 राशि, सूर्य को 1 राशि और बृहस्पति को वापस धनु राशि और मीन राशि, 2 राशियां प्राप्त है। और साथ में जो कुंभ और मकर जो राशि है उनके जो देवता हैं, उनके जो ग्रह हैं वो शनि हैं, तो इनको शनि महाराज को भी 2 राशियां प्राप्त है और बृहस्पति महाराज को जो है उनको भी 2
राशियां प्राप्त हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इसको सबसे पहले आपको याद करने का एक बहुत अच्छा सा मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आपको कैसे याद करना है। देखिए सूर्य जो है सूर्य जो है वो है राजा, या आप इसको बोल सकते हैं पिता। और यहाँ पर एक ये आप जो राशि देख रहे हैं पांचवी सिंह राशि, यहाँ पर सूर्य है जो राजा है। अब क्या हुआ ना, एक छोटी सी स्टोरी है। देखिए ये राजा है, राजा 5 नंबर पर है। उसके बाद में राजा यहाँ पर एक सिंगल है मान लीजिए। अब राजा का परिवार में क्या है, राजा के परिवार में रानी है। रानी कौन है, चंद्रमा, जिसको हम माता भी बोल सकते हैं। तो ये कुंडली की ये जो कुंडली है, हर कुंडली में जो सूर्य है वो राजा होता है और चंद्रमा जो है वो रानी होती है। राजा और रानी थे, इन दोनों साथ में रहते थे। तो इनके अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो इनके जो राजकुमार हैं वो हैं नेक्स्ट। अगर आप इसमें भाव में देखेंगे तो ये राजा का भाव हो गया, रानी का हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट भाव आप देखेंगे तो ये बुध, और यहाँ पर भी बुध आ गया। ठीक है, तो ये बुध जो हो गए आपके राजकुमार हो गए। अब राजा रानी ने सोचा है कि भाई बुध जो 2 राजकुमार हैं उनका शादी कर देते हैं। तो शादी करेंगे तो यहाँ पर शुक्र कौन है, स्त्री तत्व है, ये शुक्र और ये शुक्र। तो शुक्र जो है इन दोनों राजकुमारों की रानियां हो गई। अब जब राजकुमारों की दोनों रानियां हो गई, 2 राजकुमार हो गए, राजा हो गए, रानी हो गए, तब उनके पास क्या चाहिए, उनका राज्य है। अब राज्य को संभालने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो राज्य को के ऊपर ध्यान दे सके। तो ये जो आप देख रहे हैं राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल है। तो मंगल जो है वो इसमें सेनापति है। मंगल जो है सेनापति है, और सेनापति आके पूरे राज्य का जो है वो ध्यान रखने वाला ये है। अब यहाँ पर राजा हो गया, रानी हो गई, राजकुमार हो गए, राजकुमारों की पत्नियां हो गई, और सेनापति भी हो गए। सेनापति के बाद में अब चाहिए राजकुमारों के जो है उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए या उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट अगर आप राशि देखेंगे तो ये मीन राशि और धनु राशि है, 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, जिनके स्वामी बृहस्पति हैं, ये बृहस्पति हैं। तो अब यहाँ पर इनको जो राजा रानी राजकुमार की पत्नियों को कौन मिल गए, बृहस्पति देव, जो बृहस्पति महाराज जो जिसको हम गुरु कहते हैं, क्योंकि जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये गुरु मिल गए। अब इस राज परिवार को सेनापति मिल गए, सेनापति के बाद में बृहस्पति मिल गए, जो बृहस्पति महाराज है, गुरु जो है वो मिल गए। तो उसके बाद में अब उनको क्या चाहिए, राज्य चलाना है। तो राज्य चलाने के लिए एक जो न्याय व्यवस्था चाहिए। जब तक न्याय व्यवस्था नहीं होगी तब तक राज्य चलेगा नहीं। तो न्यायाधीश, जो अगली राशि अगर आप देखेंगे तो ये शनि महाराज जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसमें, मकर राशि में और कुंभ राशि में। तो शनि महाराज जो है यहाँ पर न्यायाधीश हैं। तो अब आप बिल्कुल सिंपल रूप से इसको समझ लीजिए कि सिंह राशि जो है वो सूर्य देवता की है, सूर्य जो है राजा है। कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की है, चंद्रमा रानी है, माता है। और मिथुन राशि, कन्या राशि बुध है जो राजकुमार है, और वृष राशि और तुला राशि ये इन दोनों राजकुमारों की पत्नियां हैं। उसके बाद में सेनापति मंगल महाराज और बृहस्पति देव जो है यहाँ पर गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, और न्यायाधीश की भूमिका शनि महाराज निभा रहे हैं। तो ये एक्चुअली किसी शास्त्र में नहीं है, जो एक स्टोरी बनाई हुई है याद करने के लिए, जो आप आराम से इस चीजों को याद कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जो मेष राशि है, जब मेष राशि है तो उसको मेष राशि का जो प्रतीक है, आप रोज अखबार सुबह उठते हैं, आप अखबार में देखेंगे तो वहां पर एक निशान रहता है। तो उसका राशि का जो प्रतीक है वो है भेड़, जो साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। उसके बाद में वृषभ राशि का प्रतीक है बैल, जो स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है।
उसके बाद में आती है आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि का प्रतीक दो व्यक्ति हैं जो संचार और बहुमुखी जो प्रतिभा होती है उसका प्रतीक है। उसके बाद में आती है कर्क राशि। कर्क राशि का प्रतीक है केकड़ा। केकड़ा केकड़ा जो भावनात्मक और घर की भावना का प्रतीक है। उसके बाद में आती है सिंह राशि। सिंह राशि का प्रतीक जो है सिंह है, शेर है और जो नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उसके बाद में आती है कन्या राशि। कन्या राशि जो है उसका प्रतीक है एक अविवाहित महिला जो विश्लेषण और ध्यान का प्रतीक है। बाद में आती है तुला राशि। तुला राशि का एक जो प्रतीक है वो एक तुला तराजू है जो संतुलन और न्याय का प्रतीक है। उसके बाद में आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो प्रतीक है वो एक बिच्छू है और जो रूपांतरण और तीव्रता का प्रतीक है। उसके बाद में आती है नेक्स्ट राशि धनुराशि। धनुराशि जो है वो एक धनुर्धर की राशि है जो आशावाद और खोज का प्रतीक है। उसके बाद में आती है मकर राशि। मकर राशि का प्रतीक जो है वो बकरी है जो महत्वाकांक्षा और दृढ़ता का प्रतीक है। उसके बाद में आती है 11 नंबर राशि जो कुंभ राशि है। कुंभ राशि का प्रतीक एक जलवाहक पानी का जो घड़ा होता है वो है जो मानवता और प्रगति का प्रतीक है। उसके बाद में लास्ट आखिरी राशि आती है मीन राशि जो दो मछलियां के हिसाब से उनको दिखाया गया है जो कल्पना और सहानुभूति का प्रतीक है। तो ज्योतिष में राशियां बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, जीवन पथ को समझने में मदद करती है। प्रत्येक राशि का एक विशिष्ट स्वभाव होता है जो व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करता है। ज्योतिष के माध्यम से लोग अपनी राशियां और उनके लक्षणों को समझ सकते हैं और अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि लग्न क्या होता है और दूसरे भाव का क्या विशेष महत्व है। धन्यवाद, नमस्कार।